हेलो दोस्तों, पीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए प्राचीन भारत का ये पहला वीडियो ला रहा हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व कि क्या क्या महत्व है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो प्राचीन भारत का महत्व क्या होगा कि इसके अध्ययन से क्या पता चलता होगा कि सबसे पहले जो है मानव समुदाय का कहाँ विकास हुआ होगा, कहाँ मानव संस्कृति डेवलप की होगी, कौन से टाइम पीरियड, एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता चलेगा इससे, और किस पार्ट में आज जो हमारा आधुनिक भारत है उसके किस पार्ट में ये डेवलप किया गया होगा। उसके बाद मानव समुदाय जब डेवलप की होगी तो उस समय उनका क्या रहन सहन होगा, कैसे वो कृषि करते थे नहीं करते थे, खाद्य संग्रह थे, फिर अगर कृषि की शुरुआत किए हैं तो कहाँ से पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो अलग अलग चीज़ के अगर मान के चलिए, फिर अस्थाई पहले शुरुआत में कृषि हुई होगी तो वो असंगठित तरीके से हुई होगी, फिर धीरे धीरे उसमें विकास हुआ होगा, विकास होकर वो संगठित रूप से होना शुरू हुआ होगा, फिर जीवन शैली में बदलाव आया होगा। अब आदमी जो है घूम घूम कर नहीं रहते होंगे, अब अस्थायी रूप से कहीं बसने लग गए होंगे। अब अस्थायी बसने लग गए होंगे तो उनका एक समुदाय जो है बनने लगा होगा, उसको जन जो कहते थे प्राचीन भारत में, जन बनने लगा होगा। उसके बाद नए नए राज्य डेवलप हुए होंगे, नगर बसे होंगे। तो ये सब पॉइंट्स हैं, तो एक एक पॉइंट करके हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। क्या क्या है? तो पहला पॉइंट है कि इससे हम जानते हैं कि मानव समुदाय ने हमारे देश के प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कैसे और कहाँ किया। कब, कैसे और कहाँ। कब, टाइम पीरियड, कैसे धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन आया होगा, और कहाँ। यह बताता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधनों की सृष्टि की। थर्ड पॉइंट है ये। फोर्थ, हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातुकर्म आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की सफाई की और कैसे ग्रामों, नगरों तथा अंततः राज्यों की स्थापना की। राज्य जो भी प्रथम नगर जो हम लोग मौर्य में पढ़ते हैं, मौर्य, तो धीरे धीरे वो डेवलप होकर वहाँ तक पहुँचा, नहीं कि डायरेक्ट एक नगर बस के हो गए, उसमें एक लंबा फेज होगा उसको डेवलप करने में। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पहले हम लोग महत्व देख लिए, अब है इसका स्रोत क्या क्या है। धर्म ग्रंथ, जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ है, बहुत सारे वेद हैं, पुराण हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, विदेशियों जैसे प्लिनी हो गए, वो अपने बुक नेचुरल हिस्ट्री में, या अलग अलग बहुत सारे जो विदेशी आके इंडिया में भ्रमण किया और अपने देश जाके वो उसको एक पुस्तक के रूप में उसको संकलित किया। विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, ये पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य कि जो भी मोहरे मिले, सिक्के मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उनका एक तो बहुत में तो डेट भी लिखा हुआ है, बहुत सारे में डेट नहीं लिखा हुआ है, तो उनमें कार्बन डेटिंग करके उसका टाइम पीरियड भी निकाला गया है। तो ये सब स्रोत हैं, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा? महत्व, प्राचीन भारत के अध्ययन का महत्व, और दूसरा इसके स्रोत क्या क्या हैं। अब हम लोग मेनली यहाँ से प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्ट्री भी कहते हैं। तो इसको सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं, क्या है परिभाषित। ऐसा काल जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, ऐसा काल जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़े, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं।
लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि पुरातात्विद थॉमसन ने कोपेनहेगन, अब इसको कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और ये पुरातात्विद हैं थॉमसन, वहाँ एक संग्रहालय है, तो वहाँ पे जो वस्तु रखी हुई है उसके आधार पे इसको आप क्या करेंगे, सब कैटेगराइज करेंगे। वस्तुओं के आधार पे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। क्या है? पाषाण युग, पाषाण मतलब पत्थर का युग, दूसरा है कांस्य युग, कांस्य का युग, और थर्ड है लौह युग। हम लोग सबको एक एक करके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस पूरे फेज को डिस्कस करेंगे। तो भारत के प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किन्हें कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड 1863 में। अब है पाषाण युग को 3 पार्ट में फिर से बांटा गया है। पाषाण युग में पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। पूरा पाषाण युग है ये पैलियोलिथिक पीरियड जिसको बोलते हैं। क्या है? भारतीय पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। जलवायु में होने वाले परिवर्तन और उस समय जो भी पत्थर के औजार यूज होते थे, तो कौन कौन से पत्थर के औजार यूज होते थे और क्या क्या उस समय में जलवायु में परिवर्तन हुए थे, उसके आधार पे हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। पहले को ये हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, पूरा पाषाण के बाद फिर मध्य पढ़ेंगे, फिर नव पढ़ेंगे। तो पूरा पाषाण को भी हम लोग फिर क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला को क्या करेंगे, आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण युग। निम्न, सबसे आरंभिक को ही निम्न भी बोलते हैं, निम्न पूरा पाषाण युग। इसका टाइम पीरियड क्या है, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा क्या है, मध्य पूरा पाषाण युग। मध्य पूरा पाषाण युग क्या हो गया, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। और तीसरा क्या है, ऊपरी पूरा पाषाण युग, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपरी मतलब सबसे लास्ट वाला फेज है और निम्न माला है क्या, वो आरंभिक को कहते हैं, 50,000 से 5 लाख से 50,000 वाला। नोट क्या है कि परंतु 40,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार में मध्य पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण का हम लोग क्या टाइम पीरियड देखे थे, 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व मध्य पूरा पाषाण युग। और ऊपरी पूरा पाषाण का हम लोग क्या देखे हैं यहाँ पे, 40,000 से 10,000। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या बता रहा है कि परंतु 40,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार में मध्य पूरा पाषाण युग तथा ऊपरी पूरा पाषाण युग दोनों के औजार मिलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो कहाँ पे, दक्कन के पठार में मध्य पूरा पाषाण और ऊपरी पूरा पाषाण युग क्या। तो ये लक्षण क्या थे किसके, पाषाण युग के हम लोग देख रहे हैं। पूरा पाषाण युग के लक्षण क्या है, आखेटक, आखेटक शिकारी को ही कहते थे, आखेटक। दूसरा क्या है, खाद्य संग्रह, खाना को, वो खाद्य को क्या करते थे, बटोर के रखते थे संग्रह करके। पशुपालन का ज्ञान नहीं था, मतलब पशु अभी तक पालतू नहीं बनाए जा चुके थे। आग का ज्ञान था किंतु उपयोग का ज्ञान नहीं था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि आग का ज्ञान था नहीं था। तो आग का ज्ञान था लेकिन उपयोग का ज्ञान नहीं था। अब है औजार, क्या क्या औजार इस्तेमाल होते थे। कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, कुल्हाड़ी या हस्त कुठार जिसको हैंड एक्स भी बोलते हैं या मद्रासी संस्कृति भी इसी को कहते हैं। दूसरा क्या है, बिदारनी। थर्ड क्या है, खंडक। एक पॉइंट यहाँ फिर से है नोट, ये 3 हम लोग देखे औजार में। एक नोट में पॉइंट देख ले, क्या है कि भारत में पाई गई कुल्हाड़ी काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसी पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिली है। पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिलने वाली जो भी कुल्हाड़ी है वो एक समान ही है। स्थल,
तो आरंभिक हम लोग सबसे पूर्व पाषाण युग को भी हम लोग क्या किए हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले आरंभिक को देख ले रहे हैं। तो आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोन या सोहन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। क्या वो पाकिस्तान का जो पार्ट है, भारतीय महाद्वीप जिसको भी बोलते हैं, तो उसी में पाकिस्तान भी उसी का पार्ट था एक। तो स्थल क्या है कि अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोहन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। अधिकतर आरंभिक पूरा पाषाण स्थल जो भी हैं वो पाकिस्तान के सोहन घाटी में। और क्या है, अधिकतर ये बोला है। और लोकेशन क्या है, कश्मीर और थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भी इंडिया और पाकिस्तान में भी है। 85% भाग जो है थार मरुस्थल का भारत में है और 15% कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में भी है। तो कश्मीर और थार मरुस्थल में भी इस युग के स्थल है। अतिरिपक्कम तमिलनाडु में है ये, जिसकी खोज किसने की, किंग। ये भी है लोकेशन। आरंभिक पूरा पाषाण युग, आरंभिक पूरा पाषाण युग टाइम पीरियड हम लोग देख चुके हैं क्या है, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। हथनौड़ा मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, ये सब इम्पोर्टेंट जगह है। हथनौड़ा किस लिए फेमस है, तो मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य। हथनौड़ा याद कर ही लीजिएगा, मानव खोपड़ी एवं कंकाल का ये क्या है, पहला साक्ष्य। अब है भीमबेटका, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, जिला रायसेन। ये क्या है, 1 लाख ईसा पूर्व के बने शैलाश्रय। शैलाश्रय हैं 1 लाख ईसा पूर्व के बने हुए। इस गुफा में पूरा पाषाण, इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा। इस गुफा में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण की चित्रकारी का प्राचीनतम क्या है, साक्ष्य। तो इस वजह से इसको क्या किया गया है, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। ये बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है, तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, किस लिए ये है, तो वहाँ हम लोग देखें भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध थी, तो चित्रकारिता के लिए। इसी तरह ये जो है यहाँ से पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण काल के क्या मिले हैं, औजार। तीनों काल के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और क्या मिले हैं, मिर्ज़ापुर के बेलन नदी घाटी से अस्थिर निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातात्विद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु के पल्लवड़म में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की। नाम हम लोग रॉबर्ट ब्रूसफुट का हम लोग देख चुके हैं। 1863 में पल्लवड़म में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की। भारत के सबसे पुराने उपकरण बोरी महाराष्ट्र से जिन तथ्यों की रिपोर्ट से मिले हैं, उनके अनुसार मानव की उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व रखी जाती है। ऐसे मानव की उपस्थिति तो अफ्रीका में सबसे प्राचीनतम जो है उपस्थिति 26 लाख ईसा पूर्व की है, वो अफ्रीका में मिली है। लेकिन भारत में भी ये हाल में हुए खोज, बोरी में जो है हाल में हुए खोज हैं, उसमें 14 लाख पूर्व के ये साक्ष्य मिले हैं कि मानव का जो है उपस्थिति भारत में भी था 14 लाख वर्ष पूर्व। नोट में क्या है कि परंतु अफ्रीका में लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व भी मानव की उपस्थिति के साथ साथ गाय, हाथी, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है मध्य पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण अब है मध्य पूरा पाषाण युग। मध्य पूरा पाषाण युग के क्या है, उद्योग। मध्य पूरा पाषाण युग के उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था। क्या है ये, मध्य पूरा पाषाण युग के उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था। पत्थर की छोटे छोटे एकदम बारीक से बने हुए पपड़ी बनते थे,
ये पपड़ियाँ सारे भारत में पाई गई है तथा इनमें क्षेत्रीय भेद भी पाए गए हैं। क्षेत्रीय भेद, अब उड़ीसा में या तमिलनाडु में जो भी ये वस्तु मिले होंगे उसमें क्या है, अलग अलग भिन्नता है। मुख्य औजार क्या हैं, पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, बेधनी, छेदनी और खुरूचनी। स्थल क्या है, नर्मदा नदी के किनारे किनारे कई स्थलों और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती कई स्थानों पर निवास, महाराष्ट्र के निकट। इसके स्थल किसके, मध्यपुरा पाषाण युग के स्थल जो हैं कहाँ हैं, नर्मदा नदी के किनारे किनारे कई स्थलों और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती कई स्थानों पे। या फिर दूसरा है अधिकतर आरंभिक पुरापाषाण स्थल, आरंभिक ही जो थे पुरापाषाण। अब थर्ड है ऊपरी। हम लोग पुरापाषाण को ही क्या किए थे, 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। तो पहला आरंभिक था, दूसरा मध्य देख लिए, मिडिल, और थर्ड क्या है, ऊपरी पुरापाषाण। इस अवस्था में विस्तार हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। और जलवायु क्या हुई, धीरे धीरे गर्म हुई। इस अवस्था में विस्तार हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई। जलवायु गर्म हुई, बर्फ क्या होंगे, पिघलेंगे। जो लैंड ढका हुआ था बर्फ से वो क्या होगा, अब खाली होगा। विशेषता, सल्कों, फल्कों, तक्षणियों और खुरुचनियों का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाना। तो जैसे जैसे हम लोग क्या हुए, अब टाइम पीरियड में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो मानव का विकास होगा। तो ये जो सल्क, फल्क, तक्षणी होंगे, इसमें क्या होगा, इसमें भी विकास देखने को मिलेगा। तो अपेक्षाकृत फिर ये क्या होंगे, अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। नए चकमक उद्योगों की स्थापना और आधुनिक प्रारूप में मानव की उदय, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आधुनिक प्रारूप में, आज जो आधुनिक प्रारूप में मानव है, कब, किस टाइम पीरियड में थे, तो ऊपरी पुरापाषाण युग। ऊपरी पुरापाषाण युग हम लोग कब टाइम पीरियड देखे थे, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो इसमें क्या था, आधुनिक प्रारूप में मानव का उदय हुआ। स्थल क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार, संयुक्त बिहार जिसे कह सकते हैं, जिसमें सम्मिलित झारखंड भी है। नोट, सिंधु तथा गंगा के कछाड़ी मैदानों में पुरापाषाणीय स्थल का कोई साक्ष्य नहीं है। ये याद रखिएगा, सिंधु तथा गंगा के कछाड़ी मैदानों में पुरापाषाणिक स्थल का कोई साक्ष्य नहीं है। परंतु वर्ष 1956 में बीबी लाल ने ब्यास नदी घाटी में पुरापाषाण युग के औजार की खोज की। बीबी लाल ने 1956 में क्या की, ब्यास नदी घाटी में पुरापाषाण युग के औजार की खोज की। खोज, उच्च पुरापाषाण युग की एक सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज थी रोड़ी मलबे से बना लगभग 85 सेंटीमीटर व्यास वाला स्थूल रूप से गोलाकार चबूतरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्च पुरापाषाण युग, सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है क्या, कि 85 सेंटीमीटर व्यास वाला स्थूल रूप से गोलाकार चबूतरा। अब हम लोग दूसरे पे आ जाते हैं, मध्य पुरापाषाण युग, मेसोलिथिक पीरियड जिसको बोलते हैं। पुरापाषाण युग हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण युग। इसका टाइम पीरियड क्या है, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। वहाँ हम लोग 10,000 ईसा पूर्व तक देखे थे। मध्य पाषाण युग हम लोग देखेंगे क्या, 9000 ईसा पूर्व टाइम पीरियड, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का। खोज किसने की थी इसकी, C.L. कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1867 ईस्वी में। लक्षण क्या है, मध्य पाषाण युग के लोग शिकारी
शिकार करके तथा खाद्य वस्तुएं बटोर कर पेट भरते थे। ऊपर भी हम लोग देख लिए खाद्य संग्रह ही थे। यहाँ मध्य पाषाण युग में भी हम लोग क्या देख रहे हैं लक्षण कि मध्य पाषाण युग के लोग क्या थे, शिकार करके ही शिकार आखेटक ही थे तथा खाद्य वस्तुएं बटोर कर पेट भरते थे। आगे चलकर वो पशुपालन भी करने लगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आगे चल के वो क्या करेंगे, पशुपालन, पशुओं को अब पालतू बनाना शुरू करेंगे। औजार माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म पाषाण मतलब छोटे छोटे पत्थर के बने हुए औजार। स्थल क्या हैं, राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत तथा दक्षिणी भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। स्थल को फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या है, राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। प्रमुख इसमें से कौन कौन से हैं स्थल, हाइलाइटेड पॉइंट जिसको बोलेंगे, बागौर राजस्थान में है ये बागौर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, चौपानी मांडो इलाहाबाद में है। तो ये बागौर और आदमगढ़ बहुत फेमस जगह है। यहाँ से पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है 5000 ईस्वी ईसा पूर्व का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो 5000 ईसा पूर्व का बागौर राजस्थान। चौपानी मांडो इलाहाबाद, मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं पे हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा है, यहीं से मिले हैं। लेखैया इलाहाबाद, सर्वाधिक मानव कंकाल, सर्वाधिक मानव कंकाल यहाँ से मिले हैं, कहाँ से, लेखैया इलाहाबाद। सर्वाधिक हम लोग प्राचीनतम देखे थे, ऊपर हम लोग प्राचीनतम देख चुके हैं। लेखैया किस लिए है, तो सर्वाधिक मानव कंकाल के लिए। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर भी हम लोग देखे थे, औजार के लिए था। मिर्ज़ापुर जिले में अवस्थी बेलन घाटी में, अवस्थी जो है बेलन घाटी, वहाँ में विंध्य पर्वत के उत्तरी छोर पे पुरापाषाण काल की तीनों अवस्थाएं एक के बाद एक पाई जाती है। इसके बाद लगातार मध्य पाषाणिक काल एवं नवपाषाणिक काल अवस्थाएं पाई जाती है। नोट, राजस्थान में पुराने, ये बहुत फेमस है कि राजस्थान में पुराने नमक झील सांभर के जमाओं के अध्ययन से प्रतीत होता है कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे। मतलब 7000 ईस्वी पूर्व और 6000 ईस्वी पूर्व में कहाँ से, राजस्थान के पुराने नमक झील सांभर कि उस समय भी पेड़ पौधे क्या होते थे, लगाए जाते थे। थर्ड फेज पे आ जाते हैं नवपाषाण काल, न्योलिथिक पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, 9000 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। लक्षण क्या है, खाद्य उत्पादक। अभी तक हम लोग देखे थे खाद्य संग्रहक थे, अब क्या हो गए, खाद्य उत्पादक। कृषि की शुरुआत हो गई। पहला जो खाद्य है वो कौन सा है, जौ है, लेकिन इसका उपयोग होता था धार्मिक रूप से, ये खाने में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसका मुख्यतः जिसको बोलेंगे इस्तेमाल क्यों होता था, तो ये धार्मिक रूप में। गेहूँ सबसे पहले खाने में उपयोग, और भी हैं, चावल भी हैं। अस्थाई जीवन की शुरुआत। औजार क्या हैं, स्लेट पत्थर के औजार है, स्लेट पत्थर के बने औजार होते थे। उत्तर पूर्वी समूह के नवपाषाण औजारों में वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्वी समूह में जो नवपाषाण औजार मिले हैं उसमें क्या है, वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियाँ होती थी, और उसमें उसको जो पकड़ने वाला होता था वक्रधार। यह पॉलिशधार पत्थर की होती थी जिसमें आयताकार दस्ता लगा रहता था, और कभी कभी कंधेदार खंतियाँ, स्कंधियाँ भी लगी रहती होती थी। ये नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग ऊपर क्या देखे थे, उत्तरी पूर्वी समूह के ये औजार थे जिसमें आयताकार दस्ता लगा रहता था। दूसरा है दक्षिणी समूह में कुल्हाड़ियाँ की बंगले अंडाकार होती थी और हत्था नुकीला रहता था। इसके स्थल क्या क्या हैं, नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, तो सबसे फेमस
बहुत सारे हैं, जिसमें लहुड़ा देव है, मेहरगढ़ है, चिरांद है, राना धुंडई है, बुर्जहोम है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। लहुड़ा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। यहाँ से क्या मिले हैं? 8000 ईसा पूर्व कृषि एवं चावल के साक्ष्य। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन ये यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन उसमें लहुड़ा देव और मेहरगढ़ भी था। तो पुराने साक्ष्य है मेहरगढ़, और नए साक्ष्य से क्या है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? लहुड़ा देव। तो अगर दोनों ऑप्शन अगर रहे कहीं पे भी, लहुड़ा देव और मेहरगढ़, तो आपका वहाँ ऑप्शन क्या होगा सही? लहुड़ा देव। लेकिन अगर सिर्फ मेहरगढ़ रहे तो मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। 7000 ईसा पूर्व का कृषि साक्ष्य। पालतू भैंस का सर्वप्रथम साक्ष्य भी यहीं से मिला है। अब चिरांद, ये सारण बिहार में है, जिला सारण बिहार। हिरन के सींगों के बने हड्डियों के उपकरण यहाँ से मिले हैं। राना धुंडई, घोड़े के दांत पाई गई यहाँ से, राना धुंडई से। अब है कश्मीर में 2 जगह फेमस है, कौन कौन से? बुर्जहोम और गुफकराल। बुर्जहोम जो है यहाँ पे, बुर्जहोम जो है एक मतलब इसका अर्थ ही होता है गड्ढा, गड्ढे में जो निवास करते थे। यहाँ पे जो भी आदमी का साक्ष्य मिला है कि उनका रहन सहन कैसा था, वो गर्त आवास था। तो पहले इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी डेरा एवं पीटरसन ने की। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1935 में किसने किया? डी डेरा एवं पीटरसन ने की। बुर्जहोम प्लेस ऑफ विच या बुर्ज ब्रिज भी कहते हैं। अर्थ क्या है? जन्मस्थल। झील के किनारे जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे, गर्तावास। शिकार एवं मछली पालन, लक्षण था इनका शिकार एवं मछली पालन। खेती से परिचित थे। एक कब्र में माली के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। और मृदभांड, आगे हम लोग मृदभांड की चर्चा करेंगे। तो घूसड़ मृदभांड का प्रयोग ये सब करते थे। अब है गुफकराल, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अर्थ है कुम्हार की गुफा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन दोनों करते थे। यहाँ के जो लोग थे, हम लोग ऊपर देखे हैं क्या? बुर्जहोम में लक्षण क्या थे? शिकार एवं मछली पालन, शिकारी थे एवं मछली पालन करते थे। कृषि से सिर्फ क्या थे? परिचित थे, कोई उतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन दोनों करते थे। पत्थर के पॉलिशदार औजारों का प्रयोग करते थे। अब है नवपाषाण युग के औजार असम की पहाड़ियों तथा मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी पाए गए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि नवपाषाण युग के 3 जैसे पॉइंट वाइज जो भी क्वेश्चन आता है, तो आपको एक पॉइंट के रूप में पूछा जा सकता है कि नवपाषाण युग के जो औजार हैं वो असम की पहाड़ियों या मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी पाए गए हैं। तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, या फिर नहीं के रूप में करके दे सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है दक्षिण भारत में नवपाषाण। दक्षिण भारत में हम लोग वहाँ देखे 9000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, लेकिन दक्षिण भारत में जो है ये नवपाषाण अवस्था कब है? 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो अप्रॉक्स 7000 हम लोग उसमें से टाइम दक्षिण भारत में इसके बाद का है। प्रमुख स्थल क्या है? कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, हुल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगेनकल्लू, टी नरसीपुर और तकेलकोट। तमिलनाडु में पैथमपल्ली, ये कर्नाटक में हम लोग ऊपर देखे इतना जगह है।
तो कर्नाटक सबसे इम्पोर्टेंट है नपासन अवस्था के लिए। तमिलनाडु में पैथमपल्ली, आंध्र प्रदेश में उतनूर। तो पीकलीहिकल के निवासी पशुपालक थे। पीकलीहिकल कहाँ देखे हैं हम लोग देखे हैं कर्नाटक में। क्या थे ये? निवासी पशुपालक थे। वो खूंटे और खंभे गाड़कर मवेशी की बाड़े बनाते थे और बाड़ों में वो गोबर जमा करते थे। पीकलीहिकल में राख के ढेर और निवास स्थल दोनों मिले हैं, तो इसको याद रखिएगा। पीकलीहिकल में राख के ढेर एवं निवास स्थल दोनों मिले हैं। राख के ढेर सेंगन कल्लू से भी मिले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सब इम्पॉर्टेंट ही है कि राख के ढेर कहाँ से मिले हैं। तो कभी पीकलीहिकल और सेंगन कल्लू भी ऑप्शन दिया जा सकता है। चलिए अब हम लोग संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति। चैल्कोलिथिक पीरियड है। ताम्रपाषाणिक, तांबा और पत्थर। तो नवपाषाण काल के 2 चरणों गैर मृदभांड और मृदभांड काल में विभाजित किया जाता है। नवपाषाण काल को ही हम लोग क्या करते हैं? 2 चरण, एक में क्या है? गैर मृदभांड एवं मृदभांड काल में विभाजित किया जाता है। मृदभांड नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग आरंभ हुआ। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली पहली धातु कौन सी है? तो ये तांबा थी। ये भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि मानव द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल में जो लाने वाला धातु था वो कौन सा था? तो वो तांबा है। ताम्रपाषाणिक मीन्स तांबा प्लस पत्थर। तांबे के प्रयोग और उनके लाभों का विवेचन बीजी चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में किया है। कुछ प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति। तो कुछ प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति कौन कौन से हैं? आहार संस्कृति है, कायथा संस्कृति है, जोड़बे संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, सालवदा संस्कृति है, प्रभास संस्कृति है और रंगपुर संस्कृति है। तो एक एक करके हम लोग सबको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आहार संस्कृति जो फेमस है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आहार संस्कृति टाइम पीरियड इसका क्या है? 2800 से 1500 ईसा पूर्व। और इसका लोकेशन क्या है? दक्षिण पूर्व राजस्थान। दक्षिण पूर्व राजस्थान। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहार संस्कृति को ही क्या कहते हैं? बनास संस्कृति। बनास एक जगह का नाम है। आहार का प्राचीनतम नाम, आहार भी एक जगह का ही नाम है। आहार का प्राचीनतम नाम है ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह। यहाँ से काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। दूसरा है कायथा संस्कृति। 2450 से 1700 ईसा पूर्व। 2450 से 1700 ईसा पूर्व मतलब ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी जिसको कहते हैं। ये कहाँ है कायथा संस्कृति? मध्य प्रदेश। आहार संस्कृति कहाँ था? दक्षिण पूर्व राजस्थान में, उसको बनास संस्कृति भी कहते थे। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कायथा संस्कृति, इसका लोकेशन क्या है? मध्य प्रदेश। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? कैथा, एरच, नागदा, नबदा टोली। तो क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया है कि नबदा टोली, तो नबदा टोली का उत्खनन किसने किया है? एच.डी. संकालिया ने। यही क्वेश्चन पूछा गया था। प्रमुख स्थल कैथा, एरच, नागदा, नबदा टोली। यह संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता भी जिसको बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग के कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। इस संस्कृति की कई बस्तियाँ किलाबंद है। हम लोग 2 संस्कृति देख लिए, कौन? आहार संस्कृति और कायथा संस्कृति। आहार संस्कृति कहाँ थी? दक्षिण पूर्व राजस्थान। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश। अब है ये जोड़बे संस्कृति। जोड़बे संस्कृति भी बहुत फेमस है, महाराष्ट्र। टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 900 ईसा पूर्व। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? जोड़बे, नेबास, दैमाबाद, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव। अब है प्रमुख वस्तुएं
इसमें से प्रमुख वस्तु कौन कौन से मिले हैं? रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे और हाथी की मूर्ति। इनाम गांव से चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव से चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। यहीं से 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। यह बस्ती किलाबंद है। तो किलाबंद 2 बस्ती हम लोग देख लिए, 2 संस्कृति में, जोरबे संस्कृति और कायथा संस्कृति में। अब है मालवा संस्कृति। एक पॉइंट यहाँ बच ही गया कि नेबास में पटसन का साक्ष्य मिला। मालवा संस्कृति टाइम पीरियड क्या है? 1900 से 1400 ईसा पूर्व। सालबदा संस्कृति 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व तक। और रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व तक। अब है लौह युग, आयरन एज। विश्व के संदर्भ में लौह युग 1300 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, लेकिन भारत में लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में मिले हैं। विश्व के संदर्भ में हम लोग क्या देखे हैं? 1300 ईसा पूर्व में, लेकिन भारत के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि लोहा का उपयोग कब से हुआ है? 1000 ईसा पूर्व से। लेकिन अब जो है हाल के खुदाई से पता चला है कि 1500 ईसा पूर्व में जो है भारत में लोहे का इस्तेमाल होता था। मतलब सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है भारत में। प्रथम साक्ष्य कौन सा है? अतरंजी खेड़ा, एटा जिला यूपी, दक्षिण में धारवाड़ जिले में कर्नाटक, प्रथम साक्ष्य कहाँ से है? अतरंजी खेड़ा, ईटा जिला यूपी, दक्षिण में कहाँ से है? धारवाड़ जिला कर्नाटक। नए खोज के अनुसार लोहे का इस्तेमाल भारत में 1500 ईसा पूर्व में वाराणसी में हुआ था। यही है। तो विश्व के संदर्भ में हम लोग देखे थे 1300 ईसा पूर्व, और भारत के संदर्भ में क्या है? 1500 ईसा पूर्व। इस समय क्या हुआ? चित्रित घुसेड़ मृदभांड की शुरुआत। तो हम लोग मृदभांड पे भी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि मृदभांड के प्रकार एवं उपयोग। BRW ब्लैक एंड रेड बेयर। BRW ब्लैक एंड, इसका कब चलन था? तो ताम्रपाषाण काल में, जो ऊपर हम लोग डिस्कस किए ताम्रपाषाण काल, उस समय ये ब्लैक एंड रेड बेयर का चलन था। दूसरा है OCP ओक्री कलर्ड पोएट्री, जिसको गैरिक मृदभांड भी कहते हैं। इसका कब चलन था? तो पूर्व वैदिक काल में चलन था इसका। थर्ड है PGW पेंटेड ग्रे बेयर, उत्तर वैदिक काल चित्रित घुसड़ मृदभांड। और NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड बेयर, इसका कब चलन था? मौर्य काल, इसको बोलते हैं उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पे डिस्कस करेंगे। चलिए।